हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपकी पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर को, और इसके दो पार्ट जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उन पार्ट को नहीं देखा है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आज चलते हैं इसके थर्ड लेक्चर की तरफ, जहां पर हम राष्ट्रों में जापान और दक्षिण कोरिया को डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियोस जो है उनमें किन किन टॉपिक को डिस्कस कर लिया। हमने पार्ट 1 में क्षेत्रीय संगठन जो हैं जितने भी हैं उनको डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने यूरोपीय यूनियन, आसियान, सार्क और ब्रिक्स को डिस्कस कर लिया। अगर आपको इनमें कोई भी इशू है तो आप पार्ट 1 देखें। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में हमने 4 राष्ट्रों की चर्चा करी थी, जिसमें रूस, चीन, इजराइल और भारत शामिल थे। अगर आपको इनमें कोई डाउट है तो आप सेकंड पार्ट देखें। और आज के पार्ट में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जापान को और दक्षिण कोरिया को, जो कि हमारी इस सीरीज का पार्ट 3 है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। और अगर ये वीडियो लेक्चर पहुंचा है आपके पास डॉक्यूमेंट के रूप में या पीडीएफ के रूप में, तो नीचे दिए गए लिंक पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप इसे YouTube पर डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे वीडियो लेक्चर के ब्लूप्रिंट की तरफ, कि आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली किस किस को डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 फ्लैग्स दे रखे हैं, जिसमें पहला फ्लैग जो है वो भारत का है यानी कि अपने इंडिया का है, और दूसरा फ्लैग जो है वो जापान का है। तो यहाँ से देखिए, अगर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि जापान का जो मैप है वो किस तरीके से दिखता है। चलिए क्विकली देख लेते हैं इनसाइड लेक्चर आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत और जापान के संबंध का एक जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य परिचय। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे भारत और जापान के ऐतिहासिक संबंध की, हिस्टोरिकली इन दोनों देशों के बीच में किस तरीके के संबंध रहे। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देखेंगे राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। फोर्थ पॉइंट के रूप में हम देखेंगे विभिन्न यात्राओं एवं भारत जापान संबंधी के सबसे ज्यादा जो आपके क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनते हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत सारी यात्राएं, बहुत सारे जो समझौते हैं वो हो रखे हैं। तो यहाँ से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पांचवें पॉइंट के रूप में हम देखेंगे भारत जापान आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंध। तो देखिए अभी तक आपने राजनीतिक संबंधों के बारे में पढ़ रखा है, आर्थिक संबंधों के बारे में पढ़ रखा है, सांस्कृतिक संबंधों के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन ये जो सामरिक शब्द है ये अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। तो इसका अर्थ होता है शस्त्रों से, सेना से, हथियारों से, जो कि हम आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट के रूप में हम देखेंगे टोक्यो घोषणा पत्र का सारांश। तो देखिए टोक्यो घोषणा पत्र जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जापान के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसके बिना ये लेक्चर कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, और ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम अपने लेक्चर का एंड करेंगे 2016 का परमाणु समझौता। और अगर ये लेक्चर ज्यादा लंबा नहीं होता तो यहाँ पर हम दक्षिण कोरिया को भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज दक्षिण कोरिया पर हम एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी कि भारत और जापान के ऊपर एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो देखिए मैंने शुरुआत करी है मैप से, और मैप से शुरुआत करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि यहाँ से आपके जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाते हैं। वर्ल्ड के मानचित्र में बात करें तो जो जापान है वो ये वाला रीजन जो है आप देख सकते हैं, और अगर इसके कैपिटल की बात करें, इसकी राजधानी की बात करें तो वो है टोक्यो। तो विश्व के मानचित्र में ये देश छोटा जरूर है, लेकिन अगर मैं इसके डेवलपमेंट की बात करूं, इसके विकास की बात करूं, इसकी सेना की बात करूं, तो एक समय ऐसा था कि इसने अपनी सेना के बलबूते पर बड़े बड़े देशों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आई होप अब आप मानचित्र में इसके लोकेशन को समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आपको कुछ
लोगो दिखाए हैं, कुछ अलग अलग कंपनीज के लोगो हैं। इनमें से कई ऐसे लोगो होंगे जो आपने देखे भी होंगे और उसके कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप यूज भी करते होंगे, जैसे कैनन हो गया, टोयोटा हो गया, सुजुकी हो गया, सोनी, होंडा, तोशिबा, मुत्सुबिशी, पैनासोनिक, निसान, माज्दा। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, इनका संबंध जापान से ही है। और अगर ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल जगत में जापान जो है एक ऐसा देश है जिसके बिना हम मशीनरी के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो चलिए, इसी से रिलेटेड है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा जैसे जो प्रसिद्ध ब्रांड है, उनका संबंध किससे है? जापान से। तो देखिए, यहां से भी आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकता है कि सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा और माज्दा जैसे ब्रांड जो है वो किस देश से संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा जापान से संबंधित है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जितनी भी हाई टेक्नोलॉजिकल चीजें होती हैं, उच्च प्रौद्योगिकी की जो उत्पाद होते हैं, उसको बनाने के लिए जापान का जो नाम है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो विश्व में दूसरी सबसे बड़ी, ध्यान रखेंगे बच्चा, कि दूसरी सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो किसकी है? वो जापान की है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि एशिया के देशों में अकेला जापान ही एक ऐसा देश है जो कि G8, जिसे हम ग्रुप ऑफ एट्स और हिंदी में समूह 8 के नाम से जानते हैं, उसमें शामिल है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, अगर आबादी की बात करें तो आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। तो यहां से भी देखिए, आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन या 1 मार्क जो क्वेश्चन आते हैं वो बन सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप डिटेल में समझे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 20% का योगदान देता है। तो देखिए, मानचित्र में चाहे ये देश छोटा जरूर है, लेकिन अगर हम यूएन के बजट की बात करें तो वहां पर 20%, 20% का योगदान जो है वो अकेला जापान देता है। और यदि बात की जाए यूएन के रक्षा बजट में अंशदान करने के लिहाज से, जापान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर आप दो बातें ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात क्या है? जापान की अर्थव्यवस्था जो है दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर हम अंशदान की बात कर रहे हैं यूएन के अंदर, तो यहाँ पर भी उसका जो स्थान है वो दूसरा है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान के पास अपने कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। और इसी वजह से वह ज्यादातर जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, वो आयात करता है। आयात मतलब इंपोर्ट करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जापान है उसके ऊपर अमेरिका द्वारा परमाणु बम का प्रयोग किया गया, और उसके बावजूद भी जापान ने बड़ी तेजी से प्रगति की। तो प्रगति के लिहाज से देखें तो जापान जो है एक ऐसा देश है, इतनी मुसीबत झेलने के बाद आप देखेंगे साल में वहां पर बहुत बड़े साइक्लोन्स आते हैं, बहुत ज्यादा भूकंप आता है, उसके बावजूद भी विकास की दृष्टि से, प्रगति की दृष्टि से जापान जो है एक बहुत तेजी से उभरता हुआ देश रहा है। तो चलिए, इसी के साथ कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैंने जापान के थोड़े से और जूम मैप को दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर इसकी कैपिटल देखेंगे, इसकी राजधानी देखेंगे, तो इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो है। तो मानचित्र में भी आपको पता होना चाहिए कि जो इसका कैपिटल है, जो इसकी राजधानी है, वो कहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम सभी को पता है कि अमेरिका ने जापान के दो शहर, यानी कि हिरोशिमा जो कि यहाँ पर लोकेटेड है, और अगर मैं नागासाकी की बात करूं तो वो यहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ इन दोनों के ऊपर यूएसए द्वारा क्या गिराया गया था? परमाणु हथियार गिराया गया था, जिसे हम न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। हिरोशिमा में कब गिराया गया था? शाबाश, आपको प्री नॉलेज बहुत अच्छी है बेटा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है वो परमाणु हथियार गिराया गया था। और इसके बाद ही हम देखेंगे कि 1951, 1951 में जापान और अमेरिका के बीच, किसके बीच? जापान और अमेरिका के बीच क्या होती है? संधि होती है कि भाई भविष्य में हम कभी भी किसी भी युद्ध को सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही हम कभी किसी युद्ध में शामिल होंगे। तो इसी के बेसिस पर हमारे जो अगले पॉइंट है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं परमाणु बम की विभीषिका, यानी कि इससे जो बर्बादी होती है उसको झेलने वाला देश पूरे विश्व में एक ही देश है जिसने परमाणु हथियारों की विभीषिका को झेला, और वो है जापान।
अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, जो मैंने अभी भी डिस्कस किया, 1951 में जापान का अमेरिका के साथ एक सुरक्षा गठबंधन होता है। और इसके अंदर जो बेसिक बात यह है कि जो जापान है वह केवल अपनी आंतरिक, यहां पर ध्यान रखेंगे, केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या कर सकता है, पुलिस को रख सकता है। और अगर मैं सेना की बात करूं, इसकी सीमा की बात करूं, तो सीमा में जो है वो यूएसए इसको क्या करता है, पूरे तरीके से प्रोटेक्ट करता है। और अगला पॉइंट जो हमारा वो इसी से रिलेटेड है। अगर हम बात करें जापान के संविधान की, तो उसका आर्टिकल 9 क्या कहता है कि राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग, यहां पर ध्यान रखेंगे शब्द क्या यूज किया गया है, बल प्रयोग और युद्ध, इन दोनों को जापान जो है वो अस्वीकार करता है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें धमकी से काम लेने के तरीके का, जापान के लोग हमेशा से ही क्या करते रहे हैं, विरोध करते रहे हैं और त्याग करते रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस पूरे वॉर में सबसे ज्यादा हानि का सामना किया था। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जापान के सैन्य व्यय की बात करें, जैसा कि हमने नीचे भी डिस्कस कर लिया कि जापान जो है वह केवल अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस की व्यवस्था कर सकता है। तो उसका टोटल जीडीपी की बात करें, सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, तो केवल 1% जो है वो अपने सैन्य व्यय पर खर्च करता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करें जापान के सैन्य व्यय की, तो जापान जो है वो चौथे नंबर पर आता है विश्व में। सभी देशों की अगर गणना की जाए तो चौथे स्थान पर आता है सैन्य व्यय के लिहाज से। तो आई होप अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ से जो आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस कर लिए, और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उन्हें भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत और जापान के संबंध की एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में, एक परिचय के रूप में। और यहां से हम 1 मार्क, 2 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। यहाँ पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत और जापान के संबंधों की अगर बात की जाए तो वो बहुत मजबूत हैं और स्थिर हैं, यानी कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव नहीं आया है, बल्कि यह संबंध धीरे धीरे और ज्यादा मजबूत ही होते रहे हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। जैसा कि हमें पूर्व ज्ञात है कि बौद्ध धर्म की जो शुरुआत है वो भारत से हुई है और धीरे धीरे वो जापानी संस्कृति में प्रवेश करता गया, और यही वो कारण है जिसकी वजह से जापान की संस्कृति भारत की संस्कृति से कहीं ना कहीं ऐतिहासिक रूप से मेल खाती है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का समय हो या फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, हर जगह जापान ने भारत की मदद करी ही करी है। मुख्य रूप से बात करें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, तो जापान की जो राजकीय सेना थी उसने सुभाष चंद्र बोस जी को आजाद हिंद फौज, या जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय सेना या इंग्लिश में आईएनए के नाम से जानते हैं, इसको सहायता प्रदान की थी। तो देखिए यहां से भी आपका एमसीक्यू या मैं कहूं 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के रूप में आप देख सकते हैं कि आईएनए का पूरा नाम बताइए। तो आईएनए को आप क्या कह सकते हैं, आजाद हिंद फौज भी कह सकते हैं और भारतीय राष्ट्रीय सेना भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में हम देख सकते हैं कि आईएनए की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई और किसकी मदद से की गई। तो किसके द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और किसकी मदद से की गई थी, तो जापान की जो राजकीय सेना है उसकी मदद से की गई थी। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी अब तक दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो मधुर ही रहे हैं। तो चलिए कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं जिनको हम जनरल इंट्रोडक्शन में रखकर देख सकते हैं। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम आर्क ऑफ फ्रीडम के नाम से जानते हैं, और इस सिद्धांत के अनुसार जो शिंजो आबे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि यह जापान के हित में है कि भारत के साथ मधुर संबंध रखें। अब देखिए यहाँ पर मधुर संबंध रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि चीन के साथ जो है वो जापान की जो स्थिति है वह हमेशा तनावपूर्ण रही है। और साथ ही साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत की भी जो संबंध है वो चीन से सीमा विवादों को लेकर विवादित रहे हैं। तो देखिए सीमा विवाद की अगर हम बात करें तो भारत को भी चीन से समस्या है और जापान को भी चीन से समस्या है। तो ये दोनों एक दूसरे की
मदद करते हैं और इसी कारण ये जो संबंध हैं ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, भारत की ओर से अगर बात की जाए तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं, उनकी सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति, लुक ईस्ट पॉलिसी को बनाया था, जो कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से बदल दी गई है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अगर लुक ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह, और अगर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात हो रही है तो 2014 के बाद जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी द्वारा इसको बदल दिया गया। तो इस प्रकार की जो पॉलिसीज है उसने भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी है, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर किसी द्विपक्षीय विदेश यात्रा के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम जापान को चुना। 2014 के इलेक्शन के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना शासनकाल संभाला तो विदेश यात्राओं में सबसे पहले उन्होंने जापान की ओर ही रुख किया। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जो कि भारत जापान के संबंधों के परिचय से ही रिलेटेड है। जापान की कई कंपनियां, जैसे कि हम अपने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, सोनी हो गया, टोयोटा, होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की, यानी कि इन्होंने अपनी इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में लगाई है और इसी कारण भारत की आर्थिक विकास में इनके द्वारा बड़ा योगदान दिया गया। देखिए, जब भी कोई कंपनी भारत में आकर अपना उद्योग लगाती है तो उद्योग लगाने के पीछे उसके कई सारे कारण होते हैं। जहां जापान को इससे आर्थिक लाभ होता है, वहीं भारत को भी इससे बहुत लाभ होता है। भारत को क्या लाभ होता है हमें ये समझना है। तो भारत जो है, अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में जनसंख्या के स्तर पर दूसरे नंबर पर आता है और हमारी सरकार जो है सभी को रोजगार देने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होती। तो इस तरीके के अगर उद्योग, बड़े बड़े प्लांट भारत में लगाए जाते हैं तो लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है और जब उन्हें रोजगार मिलता है तो भारत की भी आर्थिक प्रगति होती है। तो आप यही से ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर भारत की भी क्या होती है, आर्थिक प्रगति होती है। तो इसीलिए जिस प्रकार जापान भारत के लिए जरूरी है, उसी प्रकार भारत भी जापान के लिए उतना ही जरूरी है। इसी क्रम में हम अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे मोटर वाहन निर्माता कंपनी सुजुकी, जो कि भारत की कंपनी मारुति सुजुकी के साथ मिलकर उत्पादन करती है और भारत का सबसे बड़ी और पहली मोटर कार निर्माता कंपनी रही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के सहयोग से ही इस तरीके की जो इंडस्ट्री है वो फल फूल रही है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं, होंडा कुछ दिनों पहले तक ही हीरो होंडा के नाम से जानी जाती थी, अब इसे हीरो मोटोकॉर्प या होंडा मोटर्स के नाम से जाना जाता है, के रूप में हीरो कंपनी के साथ पार्टनर के रूप में कार्य कर रही है, जो तब दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल विक्रेता कंपनी थी। तो हम देख सकते हैं कि जब आपस में सहयोग होता है तो विश्व जो है वो आपका लोहा मानने को तैयार होता है। और यहीं पर अगर हम मोटरसाइकिल उत्पादक कंपनी की बात करें तो विश्व में जो थी वो सबसे बड़ी कंपनी थी जब ये हीरो होंडा के नाम से आती थी। वर्तमान में ये कंपनियां जो है वो स्प्लिट हो गई है, लेकिन अभी भी इन दोनों के बीच में जो सहयोग है वो जारी है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान ने भारत की अवसंरचना विकास के लिए कई परियोजनाओं का वित्तीयन किया है। वित्तीयन का अर्थ होता है कि भाई हमें वित्तीय सहायता दी है और साथ ही साथ तकनीकी सहायता भी जो है वो जापान के द्वारा भारत को उपलब्ध कराई जाती है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल का जो निर्माण है वो जापानी कंपनी के साथ सहयोग के कारण ही स्थापित हो पाया है। तो आई होप आप एक जनरल इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं ऐतिहासिक संबंधों की तरफ। तो यहाँ पर आप ये जो टेम्पल में मूर्ति देख रहे हैं ये जापान में स्थित है। तो जापान का टोदाई मंदिर, जहां पर महाबुद्ध, ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये कौन सी है, महाबुद्ध की प्रतिमा है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, भारत में जन्मे बौद्ध धर्म जो कि 6ठी शताब्दी में जापान में प्रवेश करता है, उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक जो संबंध है वो स्थापित हो गए। तो आई होप अब आप ऐतिहासिक संबंधों को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर हम वर्तमान काल में भारत और जापान के संबंधों की चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर करंट नॉलेज के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन्हें भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जो हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अभी हाल ही के दिनों में अगर मैं बात करूं, 8 जुलाई 2022 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई जब ये एक चुनाव प्रचार में बिजी थे। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो जापान में ना के बराबर है, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी घटना भी है। तो यहाँ से देखिए आपका एक करंट बेसिस पर क्वेश्चन बनता है जो एमसीक्यू और 1 मार्क्स दोनों में बन सकता है। सबसे पहले पिक्चर बेस पर ही क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पिक्चर है ये किसकी है, तो आपको इनका नाम जो है वो याद रखना पड़ेगा, शिंजो आबे। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि शिंजो आबे की हत्या जो है वो कब की गई, तो यहाँ पर आप आंसर में लिख सकते हैं 8 जुलाई 2022 को जो शिंजो आबे हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जापान के, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यहाँ पर ये जो दूसरा फिगर आप देख रहे हैं, इनका नाम है फोमियो किशिदा और ये वर्तमान में जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मैं बात करूं कि इन्होंने अपना पद कब ग्रहण किया था, तो 2021 से ही ये जापान के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो रह चुके। तो देखिए यहाँ से भी आपका कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन जाता है, या आप कह सकते हैं 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में जापान के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है फ्यूमो कुशिदा। और ये अपने पद पर कब से हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा कि ये अपने पद पर 2021 से है। तो आई होप अब आप ये करंट नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पे, जहां पर हम बात करेंगे जापान और भारत के राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों की। तो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध जो है वो हम अपने पहली स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर जल्दी से एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि कौन कौन से वो संबंध हैं। तो पहले संबंध के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की स्वतंत्रता के दौरान जो जापान की शाही सेना थी, जिसे अभी हमने राजकीय सेना के नाम से समझा था, तो जो शाही सेना थी उसने सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज में सहायता प्रदान की थी। सेकंड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं भारत की स्वतंत्रता के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध हैं वो बहुत मजबूत रहे हैं। थर्ड पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत की ओर से चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जापान को काफी महत्व दिया जाता है। अगले और लास्ट पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं चीन के दोनों ही देशों के साथ, दोनों ही देशों से हमारा अभिप्राय किससे है, भारत और जापान दोनों ही देशों के साथ चीन का जो है वो सीमा विवाद है, इसीलिए इनके संबंध जो है वो और भी ज्यादा मजबूत हैं। तो आई होप आप राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट हेडर की तरफ, जो कि हम यात्राओं के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। दिसंबर 2006 की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे, शाबाश, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनकी जो जापान यात्रा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो महत्वपूर्ण क्यों है, तो चलिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारत की ओर से भी चीन के साथ रिश्तों और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जापान को बहुत महत्व दिया जाता है। अगले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं, जिन्हें हम मनमोहन सिंह के नाम से जानते हैं, उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे कि हिंदी में पूर्व की और देखो की नीति के नाम से जाना जाता है, भारत को जापान के साथ मधुर और पहले से बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान ने भारत में, किसने, जापान ने भारत में कई तरीके की जो परियोजनाएं हैं उसमें वित्तीय सहायता के साथ साथ तकनीकी सहायता भी मुहैया कराई है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यानी कि दिल्ली मेट्रो जिसमें हम सभी सफर भी करते हैं, वो किसके सहयोग के साथ भारत में सफल हो पाई, जी हाँ, वो जापान के कारण ही सफल हो पाई। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दिसंबर 2006 में भारतीय प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने सामरिक और वैश्विक साझेदारी का जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए। और ये एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होता है जिससे कि दोनों देशों के संबंध और भी अधिक मजबूत हो गए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम विभिन्न यात्राओं और भारत जापान के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि रक्षा के क्षेत्र की बात करें तो दोनों देशों के बीच 2007 से लगातार सहयोग मजबूत हुए और दोनों की रक्षा इकाइयों और सेनाओं ने कई संयुक्त रक्षा अभ्यास भी किए हैं। देखिए संयुक्त रक्षा अभ्यास का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी हथियार हैं, जो भी वेपन्स हैं, उन्हें हम एक डेमो युद्ध, यानी कि ये एक्चुअल युद्ध नहीं होता, एक डेमो युद्ध होता है जिसमें हम ये अभ्यास करते हैं कि भविष्य में अगर युद्ध होता है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं
अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि अक्टूबर 2008 की अगर बात की जाए तो 2008 में जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत भारत को कम ब्याज दरों पर 450 अरब अमेरिकी डॉलर की धनराशि जो है दिल्ली मुंबई हाई स्पीड रेल गलियारे के विकास हेतु देगा। विश्व में यह जापान द्वारा इकलौता ऐसा उदाहरण है जो भारत के साथ इसके मजबूत आर्थिक रिश्तों को दर्शाता है, क्योंकि ये जो 450 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम इसी चर्चा को शामिल रखेंगे। जापानी सम्राट जो थे वो भारत की यात्रा में आए 2013 में। इससे पहले नवंबर दिसंबर 2013 में जापानी सम्राट आकिहितो और महारानी मिचिको ने भारत की यात्रा संपन्न की थी। प्रोटोकॉल के विपरीत अगर हम बात करें कि किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो एक गौरवपूर्ण पद है, और उसके बावजूद भी प्रोटोकॉल को समाप्त करते हुए इन सम्राट का हवाई अड्डे पर लेने स्वयं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गए थे, जो कि जापान के रिश्तों की प्रगाढ़ता यानी कि उसकी मजबूती को दर्शाता है। इसके बाद यात्राओं के घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ पर जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, की भारत यात्रा आती है, जो कि जनवरी 2014 में हुई। और अगर इस यात्रा की बात की जाए तो जनवरी 2014 में भारत की साप्ताहिक यात्रा के दौरान वे इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भी बुलाए गए थे। तो यहाँ पर देखिए एक और करंट नॉलेज का क्वेश्चन बनता है कि 2014 के 26 जनवरी जो कि हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था? तो जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो हैं वो इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं इसके बाद मनमोहन सिंह जी के साथ हुई कई शिखर बैठक दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 2006 की शुरुआत के बाद 8वीं शिखर बैठक थी। इस बैठक में जापान ने भारत के विभिन्न परियोजनाओं के लिए 200 अरब येन लगभग 122 अरब रुपए की ऋण देने की पेशकश की और हाई स्पीड रेल, रक्षा, मेडिकल कैरियर, औषधि निर्माण और कृषि तथा तापीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश भी की थी। इसी श्रृंखला में अगर हम आगे चर्चा करें तो भारत, जापान और श्रीलंका, देखिए ये तीनों देश जो हैं ये आपस में पूर्वी भाग में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी कारण त्रिकोमाली में तापीय विद्युत संयंत्र निर्माण में भी भागीदारी करने वाले हैं, जो कि इन तीनों देशों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझौता रहेगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं भारत और जापान के आर्थिक संबंधों की तरफ। तो इसमें हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार लगभग 14 अरब डॉलर का है, जिसे बढ़ाकर 25 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है, और साथ ही साथ जापान का भारत में लगभग 15 अरब डॉलर का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा ने अपनी उत्पादन इकाइयां भारत में स्थापित की है और भारत के आर्थिक विकास में योगदान दिया है। इसकी चर्चा हम अपनी पिछली स्लाइड में भी कर चुके हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसी क्रम में सबसे अद्भुत योगदान की बात करें तो वहां की एक कंपनी है जिसका नाम है सुजुकी का भारत की कंपनी मारुति के साथ मिलकर उत्पादन करती है, और भारत की सबसे बड़ी मोटर कार निर्माता कंपनी भी है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं होंडा कुछ ही दिनों पहले तक हीरो होंडा के नाम से जाना जाता था, और अब इसे हीरो मोटरकॉर्प के नाम से जाना जाता है, और यह शुरू से लेकर अब तक की बात करें तो यह मोटरसाइकिल जगत में सबसे बड़ी मोटरसाइकिल विक्रेता कंपनियों में से एक रही है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड में, जहां पर हम सामरिक संबंधों की चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया कि सामरिक शब्द जो है वो आपके लिए नया जरूर हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत और जापान के बीच करीबी सैन्य संबंध है। अब ये क्यों है? क्योंकि उन्होंने एशिया, प्रशांत और हिंद महासागर में समुद्री लेन की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय अपराध जैसे कि आतंकवाद, समुद्री डकैती और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने के लिए सहयोग किया है। दोनों ही देशों की बात करूं तो दोनों ही राष्ट्रों ने अक्सर संयुक्त सैन्य अभ्यास का भी कार्य किया है और प्रौद्योगिकी स्तर पर भी एक दूसरे का सहयोग करते रहे हैं। भारत और जापान ने 22 अक्टूबर 2008 को एक सुरक्षा समझौते को भी संपन्न किया। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे को कुछ लोगों ने
इंडोफाइल के रूप में देखा है और उनका मानना है कि जापान के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्षेत्रीय जो विवाद हैं उस कारण भारत के साथ जो है वो जापान के निकट सुरक्षा सहयोग जो है उसकी वकालत करते हैं। इसी के साथ अगले पॉइंट पे चलते हैं। जुलाई 2014 की बात करें तो भारतीय नौसेना ने इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा पर साझा दृष्टिकोण को दर्शाते हुए जापानी और अमेरिकी नौसेनाओं के साथ एक्सरसाइज मालाबार में भाग लिया। भारत भारतीय नौसेना के लिए US-2 जो कि एक हथियार है, इस विमान को खरीदने के लिए भी बातचीत कर रहा है, जो कि भारत की सामरिक शक्ति को और भी अधिक बढ़ा देगा। तो आई होप आप जापान और भारत के सामरिक संबंधों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे टोक्यो घोषणा पत्र के सारांश की। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन्हीं पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं सियासी रक्षा व सुरक्षा भागीदारी। विदेश व रक्षा सचिवों को शामिल करते हुए 2+2 वार्ता का निर्णय, रक्षा क्षेत्र में सहयोग और आदान प्रदान की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर, हवा और पानी दोनों में विचरण करने वाले US-2 विमान एवं उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी जिसे हम प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं के लिए सहयोग पर संयुक्त कार्य दल जो है वो स्थापित किया गया है। साथ ही साथ इस क्षेत्र और विश्व में शांति तथा सुरक्षा के लिए वैश्विक साझेदारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार, खासकर स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों के लिए विस्तार की अपील की तथा इसके लिए 2015 की समय सीमा का सुझाव, आतंकवाद के लिए सभी रूपों एवं प्रकारों की निंदा जो है वो टोक्यो घोषणा पत्र करता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं असैन्य परमाणु ऊर्जा, परमाणु अप्रसार और निर्यात नियंत्रण की अगर हम बात करें तो दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग के महत्वपूर्ण प्रगति, भारत के 6 अंतरिक्ष और रक्षा संबंधी उद्यमों को जापान के फॉरेन एंड यूजर लिस्ट से हटाया गया। आगे हम टोक्यो घोषणा पत्र में देख सकते हैं समृद्धि के लिए सहयोग, 5 वर्षों में भारत में जापान के विदेश प्रत्यक्ष निवेश और जापानी कंपनियों की संख्या को दुगना करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। अगले 5 वर्षों में जापान की ओर से भारत में बुनियादी ढांचा, संपर्क, परिवहन प्रणाली, स्मार्ट सिटी, गंगा के अलावा अन्य नदियों का कायाकल्प, उत्पादन, स्वच्छ ऊर्जा, कौशल विकास, जल सुरक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उद्योग, कृषि शीत श्रृंखला और ग्रामीण विकास हेतु 35 अरब येन का सार्वजनिक और निजी निवेश तथा वित्तीय पोषण, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड 50 अरब येन का ऋण। आगे हम देख सकते हैं कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल पार्क्स व जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप की स्थापना, पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के आर्थिक गलियारे से जोड़ने के लिए जापान का सहयोग, शिनकानसेन प्रणाली के लिए आर्थिक, तकनीकी और संचालनगत सहायता, ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी सहयोग, भारत से जापान के दुर्लभ खनिज क्लोराइड के उत्पादन और पूर्ति पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं विज्ञान प्रेरणादायक नव परिवर्तन और विकसित प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत स्ट्रीम सेल अनुसंधान, भौतिक विज्ञान, ज्ञान विज्ञान, अंकगणित का इस्तेमाल, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, महासागर संबंधी तकनीकी, महासागर निगरानी, स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान और जल प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय, भारत और जापान में संयुक्त प्रयोगशालाओं को शुरू करने का प्रस्ताव भी टोक्यो घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। आगे हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री ऐसे रिश्ते बनाने का निर्णय लिया जिससे इस शताब्दी में दोनों देशों की तरक्की की राह और इस क्षेत्र तथा दुनिया के स्वरूप को तय करने में सहायता मिलती हो। तो टोक्यो घोषणा पत्र में आपको सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है जो कि भारत और जापान के संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम चर्चा करेंगे भारत और जापान के सांस्कृतिक संबंधों की। सांस्कृतिक संबंधों में हम पहले पॉइंट के रूप में देख सकते हैं कि जापान और भारत दोनों के बीच जो सांस्कृतिक संबंध है वो बहुत मजबूत है, जो मुख्य रूप से जापानी बौद्ध धर्म पर आधारित है।
और जापान में यह जापानी टुडे के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचलित है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि दोनों देशों ने 2007 में भारत जापान सांस्कृतिक समझौते की 50वीं वर्षगांठ के वर्ष की घोषणा की। भारत जापान मैत्री और पर्यटन संवर्धन वर्ष के रूप में दोनों देशों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं ऐसा ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वार्षिक नमस्ते इंडिया फेस्टिवल है, जो जापान में 20 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था और अब यह जगत में अपनी तरह का सबसे बड़ा त्योहार जो है वो माना जाता है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि हाल ही के वर्षों की अगर बात की जाए तो जापान ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का भी समर्थन किया है, जो सीखने का एक प्राचीन बौद्ध केंद्र है। हाल ही में एक प्रस्ताव के साथ भारत सरकार से संपर्क किया है, तो ये जो प्रस्ताव है ये अभी पारित नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में इसकी भी संभावनाएं बनी है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ जो सांस्कृतिक संबंधों से ही रिलेटेड है। तमिल फिल्में जापान में बहुत लोकप्रिय हैं और रजनीकांत देश के सबसे लोकप्रिय भारतीय स्टार हैं। हाल ही के दशकों की बात की जाए तो जापानी लोगों के बीच बॉलीवुड जो फिल्में हैं वो बहुत ज्यादा अधिक लोकप्रिय हो गई हैं और भारतीय योगी और शांतिवादी धालसीम जापानी वीडियो गेम की श्रृंखला, जिसे आप और हम स्ट्रीट फाइटर के नाम से जानते हैं, सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक है। 3 जुलाई 2014 में भारतीय नागरिकों के अल्पकालिक प्रवास के लिए जापान में कई प्रवेश वीजा जो है वो जारी किए गए। तो देख सकते हैं कि सांस्कृतिक रूप से भी हम क्या हैं, एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो आशा करता हूं कि आप जापान और भारत के सांस्कृतिक संबंधों को भी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे आज के लास्ट स्लाइड की तरफ, जो 2016 का परमाणु समझौता है। इसमें पहले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में 3 दिवसीय यात्रा पर जापान गए, जहां भारत और जापान के बीच नाभिकीय ऊर्जा, जिसे आप परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, पर एक महत्वपूर्ण समझौता किया। इस सौदे में बातचीत करने में 6 साल लग गए। 2011 की बात करें तो 2011 में फुकुशिमा परमाणु आपदा से भाग में देरी हुई और यह पहली बार है जब जापान ने परमाणु अप्रसार संधि के गैर हस्ताक्षरकर्ता, जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं कि भारत ने अभी तक एनपीटी जो है उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, के साथ इस तरह के समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अगले पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं कि ये जो सौदा है भारत का परमाणु रिएक्टर ईंधन और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने का अधिकार देता है और इस सौदे से भारत को दिल्ली में योजनाबद्ध 6 परमाणु रिएक्टर बनाने में सहायता करने का लक्ष्य था, जिसे 2032 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर है ये ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसीलिए जो दक्षिण कोरिया वाला टॉपिक है जो कि भारत के साथ रिलेशन भी हमें वहां पर डिस्कस करने हैं, तो उसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम दक्षिण कोरिया और भारत के संबंधों की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।